स्वागत है आप सभी का ई-लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी के स्मार्टबोर्ड श्रृंखला में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड। फटाफट आप सभी लोग जुड़ेंगे, वीडियो को सभी साथियों से शेयर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन है फ्रेंड आप सभी साथियों के लिए, जो भी साथी हमारे आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अदर किसी भी स्टेट की भर्ती परीक्षा हो। यदि जहाँ भी सीडीपी एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, उस सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड। आप सभी लोग जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जितने भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विकास का वह कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर विभिन्न तंत्र के अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। ए शीर्षगामी सिद्धांत, बी समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, और सी पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, और डी है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। पूछा जा रहा है कि शरीर के विभिन्न तंत्र के अलग अलग दरों पर, जी हाँ अलग अलग की बात हो रही है। तो जब भी अलग अलग की दरों की हम बात करते हैं तो मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जो अंग होता है, प्रत्येक जो कह सकते हैं जो अलग अलग मांसपेशियाँ जिसको कहते हैं, जैसे हाथ का अलग कह सकते हैं, पैर का अलग कह सकते हैं, मस्तिष्क का अलग कहते हैं। तो अलग अलग अंगों का जो विकास होता है इसको मतलब कहते हैं कि आपका ये कि शरीर के ये क्या होता है कि प्रणालियों की स्वतंत्रता पर ये निर्भर करता है कि मतलब कौन सा अंग किस प्रकार से विकसित करेगा, ये उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करेगा। कि मतलब जैसे सिर का विकास किस तरीके से होगा, ये सिर की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाथ का, पैर का, मतलब अलग अलग विकास अलग अलग प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि प्रणालियों की स्वतंत्रता पर ये का ही सिद्धांत जो है इस पर लागू होता है, और उसी तरीके से अलग अलग दरों से विकास इसका होता है। जैसे होता है ना, कभी आप दो में कंपेयर करिए तो कोई कहता है ना, कोई बच्चा जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी गति से बढ़ता है और कोई धीरे धीरे बढ़ता है, लंबाई भी देख पाते हैं, साथ ही साथ वजन और सारी चीज़ें आप बहुत सारी कंपैरिजन आप करेंगे तो देखेंगे अलग अलग तरीके से विकास होता है। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र होता है, अलग अलग तरीके से होता है ये। नेक्स्ट है बच्चों का, जी हाँ, बच्चों का या के शारीरिक विकास क्या केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है, कि सटीकता विकासात्मक प्रतिमानों के तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। और नंबर डी कह रहे हैं कि एक व्यवस्थित अनुक्रमिक तरीके से होता है लेकिन अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है। देखिए बात अभी वही है, मिला जुला की वही बातें हैं जो भी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। इसलिए इसमें कुछ अलग आपको करना नहीं है, अलग दिमाग लगाना नहीं है, सोचना नहीं है। नंबर 4 के साथ चलेंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि जो विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है, वह एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है। मतलब जैसे क्या होगा, अगर बच्चे में सबसे पहले सिर का विकास होता है तो चाहे दुनिया का कोई भी बच्चा हो उसमें सबसे पहले सिर का ही विकास हो, क्योंकि उसका क्रम निश्चित बना हुआ है कि सिर पादमुखी, जी हाँ, सिर सिफेलोकॉर्डल आपने पढ़ा होगा, मतलब सिर से पैर तक के विकास प्रत्येक बालक में होता है। आपने सुना होगा कि माँ के गर्भ में सर्वप्रथम बच्चे का सिर का विकास होता है। अब चाहे वो यहाँ का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका बच्चा का हो, सबसे पहले वहाँ का सिर का ही विकास होता है। तो एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से विकास प्रारंभ होता है। अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है, बात दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन के साथ चलेंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, जवाब हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। भाई विकासात्मक परिवर्तन के बारे में आपको क्वेश्चन 4 विकल्प आपके सामने, आंसर चयन करके आपको बताना है कि अत्यधिक प्रत्याशित होते हैं, मध्यकाल में बहुत तेजी से होते हैं, फिर एक पठारता पहुँच कर रुक जाता है, व्यक्तियों में अलग अलग दरों से होती हैं, या सामाजिक संस्कृति संदर्भ से स्वतंत्र होती हैं। विकासात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो विकासात्मक परिवर्तन की बात हो रही फ्रेंड, बात तो बिल्कुल वही है कि अत्यधिक अप्रत्याशित होती है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि एकाएक कोई बच्चा अभी जो है कहते हैं अभी जो है उसकी लंबाई जो है 2 फुट है तो एकाएक वो 7 फुट हो जाएगा, 5 फुट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अप्रत्याशित कुछ होती नहीं, कोई बात होती नहीं है। तो ये तो बात गलत हो गई। मध्यकाल में बहुत तेजी से होता है, और फिर ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जितना तीव्र गति से विकास जो है शैशवावस्था में होता है वो मध्यकाल में रुक जाता है, मध्यकाल में अल्प हो जाता है, फिर किशोरावस्था में बढ़ता है, फिर जाके वयस्कावस्था में वो फिर शांत हो जाता है। इस प्रकार ये भी गलत है। जो बिल्कुल सही विकल्प हमारा सटीक बैठ रहा है इस क्वेश्चन के साथ, वह है विकल्प नंबर 3 कि व्यक्तियों में अलग अलग दरों से विकास होता है। क्योंकि आप ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, मतलब इस संसार में जितने भी जीव हैं उनमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। हर तरीके से आप उसमें इंडिविजुअल डिफरेंट देख पाएंगे। इसलिए हम लोग एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, जिसमें इन्हीं विभिन्न विभिन्न गुणों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कथन और कारण का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर कमेंट करके बताएंगे कि बच्चे स्कूलों में अकादमिक संपत्तियों के अलावा मूल धारणाएं भी सीखते हैं। बात तो बिल्कुल सही हो रही है। नेक्स्ट है स्कूल सामाजिकरण के द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। जाहिर सी बात है कि ए भी आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो सोचना नहीं है। पहला ये विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है तो उसे
ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के यह सिद्धांत किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको मैं VI वाली श्रेणी में रखूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आप लोग आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्या यह संरक्षण का सिद्धांत है, क्या यह केंद्रीकरण का सिद्धांत है, क्या यह जीववाद का सिद्धांत है, या समावेशन के सिद्धांत का? पियाजे का ये कौन सा संप्रत्यय है जिसका आधार लेकर जो है बच्ची जो है वह घोड़े मतलब वो ऊँट को ऊंची पीठ वाला घोड़ा समझ रही है? बताना है आपको आंसर कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये क्या है, यह एसिमिलेशन का, ये एसिमिलेशन मतलब जिसको हम लोग समावेशन कहते हैं कि पूर्व में उसको घोड़ा दिखाया गया है और घोड़े की अनुरूप घोड़े की ही प्रकृति का जो है ऊँट दिखाई दे रहा है, इसीलिए बच्ची ने बिना देर किए उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कह दिया, क्योंकि उसने उसके मस्तिष्क में घोड़े का एक प्रतिबिंब बना हुआ है, उसके मतलब उसको दिखाया गया, उसका प्रत्यक्ष रूप से उसको मतलब कहते हैं ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उससे घोड़े का मूर्त दर्शन कराया गया है, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो ऊँट को भी घोड़ा समझ ले रही है। तो यही प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए विकल्प नंबर चौथा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण का सही युग्म है? चरण का सही युग्म होता है, ध्यान से बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सी बात है ये, आप लोग ध्यान से कमेंट करेंगे, निश्चित तौर से जवाब सही होंगे। दिया गया चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और विशेषता है इसकी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, और उसके बाद है संवेदी चालक प्रतिकात्मक सोच, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और विशेषता संरक्षण है, और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विशेषता अमूर्त। तो देखिए मूर्त में अमूर्त की बात तो होगी नहीं, अमूर्त तर्क तो करेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प है वह आपका विकल्प नंबर फर्स्ट है। जी हाँ, विकल्प नंबर फर्स्ट है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वह परिकल्पनात्मक तथा निगमनात्मक सोच जो है उसके अंदर पैदा हो जाती है। कहने का मतलब फ्रेंड कि निगमनात्मक का मतलब हो जाता है कि अब वह नियम को समझने की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर विकसित हो जाती है। अब बिना एग्जाम्पल के आप उसको डायरेक्ट अगर नियम समझाएंगे तो इतना परफेक्ट हो जाता है कि आसानी से चीज़ों को समझ पाएगा, क्योंकि ये उसमें अमूर्त चिंतन करने की छोटी मोटी अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। परिकल्पना मतलब क्या है, किसी समस्या के पूर्व में जो हम लोग उसका हल तैयार करते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग उस समस्या को सॉल्व करने का जो प्रोफार्मा मतलब तैयार करते हैं, जो मस्तिष्क में उसके लिए सोचते हैं, वही परिकल्पना तैयार करना होता है। इसलिए ये चीज़ करने लगता है बालक, पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है लेव वाइगोस्की। जी हाँ, लेव वाइगोस्की नाम याद है कि रूसी मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? अलंकारिक सामग्री, सांस्कृतिक उपकरण, अवधारणा मानचित्र और स्मृति सहायक। तो मैंने बताया था ना कि जहाँ पर आपको वाइगोस्की दिख जाएँ तो तुरंत आप उसके बारे में थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, उसके बाद आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ध्यान से कमेंट करेंगे। तो लेव वाइगोस्की सिद्धांत का भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? तो भाषा का कहने का तात्पर्य उन्होंने भाषा को जो कहा है, ये इन्होंने कहा है अलंकारिक सामग्री बताया है कि जैसे क्या है कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर कक्षा को और एक बालक के मतलब मस्तिष्क को जिस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से भाषा भी एक अलंकारिक सामग्री के रूप में एक बच्चे के मस्तिष्क को प्रभावित करती है, क्योंकि भाषा का एक अलग प्रभाव होता है जो उसके मतलब उसके प्रभाव को, उसके मतलब विशेषताओं को किसी के सामने प्रकट करने में बहुत सारी सहायता करता है। इसलिए विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा 1 के शिक्षिका की क्या विशेषताएं होगी? गतिशीलता, लचीलापन, उपदेशक या ज्ञान का संवाहक? जी हाँ, आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सिद्धांतों के अनुसार कक्षा 1 की शिक्षिका में क्या क्या विशेषताएं होंगी? क्या वह गतिशीलता उनके अंदर होनी चाहिए? क्या लचीलापन उनके अंदर होना चाहिए? क्या उपदेशक के तौर पर वह कार्य करे? क्या वह ज्ञान का संवाहक के रूप में काम करे? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, देखिए गतिशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक, पहली बात तो सही है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए भाई, मतलब बच्चे किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी अगर बनी रहेगी तभी तो वो क्या करेगी, तो हर प्रकार के बच्चों की समस्याओं का समाधान कर पाएगी। और उपदेशक की बात तो होती नहीं, क्योंकि बच्चा इतने कक्षा 1 की बात हो रही है, ये भी आपको ध्यान देना है कि उपदेशक उसको उपदेश समझ में आएगा नहीं। और ज्ञान का संवाहक मतलब ज्ञान अगर आप दे रहे हैं तो ज्ञान को ग्रहण करें, ऐसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे का भी जो बौद्धिक स्तर है वह बहुत ही निम्न स्तर का होता है, इसलिए वह दोनों के जो ऊपर वाले जो गुण है वह तो होनी होगी, बाकी और दो नहीं होंगे। तो विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पहला और दूसरा 2 गुण होने चाहिए, 2 विशेषताएं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? ए
सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए, बी बैटरी की व्यवस्था तय है, सी औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और नंबर 4 कर रहे हैं, शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने का अवसर प्रदान करती है। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने हम हैं। आंसर कमेंट बताइए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है, केवल प्रदर्शन के लिए है, बैठने की व्यवस्था तय है, औपचारिक माध्यम से परीक्षा का वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जाए। देखिए भाई, सामग्री की प्रोग्रेसिव एजुकेशन पूरी तरीके से बच्चों के विकास पर डिपेंड करता है कि बच्चे का प्रोग्रेस लेवल क्या है। मतलब अगर वो पिछले क्लास में जिन चीज़ों को जानता था उस चीज़ों से अलावा कितनी वृद्धि उसके अंदर हुई, कितने नई बातें उसने सीखी, कितना नया ज्ञान उसने अर्जित किया है। तो ये जो नया ज्ञान होता है वही उसके प्रोग्रेसिव एजुकेशन को शो करता है। तो सामग्री नहीं, बैठने की व्यवस्था भी नहीं और मूल्यांकन की बात तो इसमें होती नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चों के समग्र रूप से अध्ययन में वृद्धि को देखते हैं, उसके अध्ययन में सीखने के स्तर को देख पाते हैं कि सीखने का स्तर का जो ग्राफ है उसका वह कितना बढ़ा कितना घटा। तो मूल्यांकन की विशेषली बात होती नहीं। तो जो इस चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने का अवसर प्रदान करती है। मतलब आप सीखने के लिए किस हद तक आप उनको जो है प्रयास करते हैं, क्या क्या विधियां अपनाते हैं, क्या क्या पद्धति का उपयोग करके आप सीखने की पद्धति को आसान बनाते हैं, ये सारी बातें जो है डिपेंड करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए। विकल्प नंबर 4 इधर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है जवाब है। नेक्स्ट है, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिन्हें व्यक्ति कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है। जी हाँ, ये लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 विकल्प, सजा और आकारिता अभिन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास और सौर भौतिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वाले सिद्धांत। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा फ्रेंड, उसके बाद आंसर कमेंट करिएगा। जो जवाब इसका सही है वो है आपका अच्छा लड़की और अच्छी लड़की वाला जो सिद्धांत होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला सिद्धांत होता है। क्योंकि क्या होता है कि प्रत्येक जो बालक होता है, बालिका होता है, वो स्वयं में अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कराते हैं। मतलब अच्छा कि मैं ही सबसे अच्छी लड़की हूँ, मैं ही सबसे अच्छा लड़का हूँ, इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वह स्वर्णिम नियम के साथ नैतिक विकास के सिद्धांत के मतलब जो स्तर है, कहते नहीं कह रहा है कि स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है। मतलब दूसरे के दिमाग में यह चीज़ दिखाना चाहता है, दूसरे के सामने यह चीज़ प्रतीत करवाना चाहता है कि मैं ही अच्छा हूँ और मैं ही अच्छी हूँ। इस प्रकार की भावना जो है उसके अंदर रहती है। इसलिए विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है। जी हाँ, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, ध्यान से बताइएगा। भेदभाव, समता, नामीकरण या रूढ़िवादिता। तो देखिए, भेदभाव की बात तो करेंगे नहीं। समावेशी का मतलब होता है सभी, ठीक, चाहे वह विशेष बालक हो चाहे वह सामान्य बालक हो, सबको एक साथ रखकर एक ही कक्षा में और एक ही छत के नीचे बिना किसी भय बिना किसी बाधा के शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। इसका मतलब जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, क्योंकि समता का मतलब समानता का भाव जो है कक्षा में दिखाना चाहिए। इसलिए विकल्प नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी साथी ई लर्निंग विद दुर्गे से निःशुल्क क्लास प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके हमारा जो है चैनल ई लर्निंग विद दुर्गे उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ आप उस पर जो है मतलब टेलीग्राम सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही आपको सारे जो है वीडियो आपकी नोटिफिकेशन वगैरह मिलने लगेंगे। कैसे आपको फ्री क्लासेज जो भी हमारी संस्था द्वारा आपकी सेवा के लिए, आपकी मतलब तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो भी क्लासेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ईजिली आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी और आप हमारे संस्था से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जो भी साथी हमारे संस्था से ऑनलाइन नोट्स परचेज करना चाहते हैं वह 6306344367 इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी भर्ती परीक्षाओं के बारे में अभी ये नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। एक बार नोट्स को आप ऑर्डर करिए, पढ़िए फ्रेंड, उसके बाद अपनी आप तैयारी को देख पाएंगे कितना बेहतर आप उस नोट्स के द्वारा अपनी तैयारी को महसूस कर पाते हैं। क्योंकि ये जो नोट्स होता है वो बहुत सारी किताबों के संग्रह से बनाया गया है। साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर को भी इसमें स्थान दिया गया है कि जहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर से आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक, UPSSC वीडियो हो गया, उसके बाद लेखपाल हो गया, यूपीपी हो गया, मतलब किसी भी मतलब स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के नोट्स, ऑनलाइन नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप इच्छुक हैं, जो भी साथी इच्छुक हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी नोट्स की आपको दे दी जाएगी, कैसे नोट्स आप तक मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर से एक बार आप लोग तुरंत जुड़िएगा और इच्छुक साथियों तक भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन बनाए मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। स्वलीनता, परमस्तिक घात, पठन वैफल्य या वाकबाधिता। देखिए बात हो रहा है यहाँ पर चलने फिरने संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को कौन प्रभावित करता है। तो ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएं कि उस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए स्वलीनता मतलब अपने में लीन रहना, पठन वैबल मतलब क्या होता है, पढ़ने लिखने में क्षमता होती है, वाकबद्धता मतलब बोलने में। तो जो बचा यहाँ पर वो हमारा बचा विकल्प नंबर दूसरा कि प्रमस्तिष्क जो घात होता है वो इस प्रकार की विकृति को शो करता है, इसलिए विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। लंबे कार्यों को यथोचित छोटे छोटे खंडों में बांटना चाहिए, उपयोग में आने वाली रणनीति के संकेत प्रदान करने चाहिए, नियमित गुणवत्ता पूर्ण व प्रतिपुष्टि प्रदान करना, कार्य पूरा करने के लिए कठोर समय सीमा निर्धारण करना। देखिए कठोर जो होता है ये निगेटिव टैग वर्ड, इसको काट देंगे पहले ही, इससे बचना चाहिए, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, करें कि किससे बचना चाहिए, तो भाई यही बचना की बात करें तो इसी से बचना चाहिए, हमको कठोर नियम नहीं बनाना चाहिए। कोई भी काम करवाने के लिए कठोर नियम आप नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। देखिए कह रहा है इससे बचने की बात कर रहा है तो इसे ही नियम को बचना चाहिए। तो विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमको नहीं करना चाहिए। समय सीमा का ज़्यादा बाउंडेशन या ज़्यादा कठोरता से हमको लागू नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। RTE 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का अतिरिक्त काम का बोझ डालना, शिक्षा में असमानता को कायम रखना, सामाजिक स्तरीकरण को कम करना, सामाजिक आर्थिक वर्ग से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना। तो भैया जो है ये RTE 2009 ने जो नियम बनाया है कि आप निजी स्कूल जो है उसमें भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को कुछ सुविधा के साथ उनके भी प्रवेश दिया जाए, तो उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो उसका उद्देश्य है फ्रेंड कि सामाजिक स्तरीकरण को कम करना, मतलब समाज में जो ऊंच नीच की भेदभाव की जो भावना है उसको कम करके शिक्षा की मुख्य धारा से सभी छात्रों को जोड़ने के उद्देश्य से जो है इस प्रावधान को जो है वह संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई निर्दिष्ट विशेषताओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ए, प्रतिभाशाली स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दे। बी है आत्म केंद्रित संवेदी अधिभार बढ़ाएं। सी है पठन वैकल्य लंबे निबंध पर लेख आधारित आकलन। और डी है स्वर्ण बाधित उपशीर्षक के बिना चलचित्र दिखाएं। बताइएगा इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। कि पूछा जाए निर्दिष्ट विशेषताओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म क्या है। तो इस बात का जो सही युग्म है फ्रेंड वह है आपका विकल्प नंबर फर्स्ट की प्रतिभाशाली व स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दें। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कथन कांड से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा स्लाइड इसका कम कर लेते हैं। चलिए देखिए आ गया है ये। एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मापदंड और नियम पर चर्चा करती है। कारण है शिक्षकों को हमेशा कक्षा नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित नहीं करना चाहिए। बताइए कौन सा मतलब कथन कारण में कौन सा सही है कौन सा गलत है। मतलब देखिए बताना आपको ध्यान से, आपने दोनों कथन को मतलब कथन को ध्यान से पढ़िए, कारण को ध्यान से पढ़िए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। यदि आप ध्यान से कथन और कारण को पढ़ते तो निश्चित तौर से आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। देखिए भैया तो बिल्कुल ये है कि हाँ 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक चर्चा करने के लिए मापदंड और नियम पर चर्चा करती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी त्रुटि हमको नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कक्षा में नियंत्रण रखना ये बात गलत है, क्योंकि नियंत्रण भी आप रख सकते हैं लेकिन बिना विद्यार्थियों के परामर्श किए बिना आप कक्षा के नियमों निर्देशित करना चाहिए। मतलब क्या है कि आप जो भी नियम और जो भी आपका नियंत्रण जो भी अनुशासन आप बनाएं वह सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ना कि कठोर होना चाहिए। तो ये बात गलत है यहाँ पर। जो सही जवाब है मतलब आर गलत है, ए सही है। तो कौन सा विकल्प, हाँ जी बिल्कुल विकल्प नंबर तीसरा सही है, ए सही है, आर गलत है। मतलब आर जो है निगेटिव टैग है और जो ए है वो पॉजिटिव टैग है, तो पॉजिटिव टैग के साथ जाएंगे। विकल्प नंबर तीसरा हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। अगला, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में क्या विशेषताएं उसकी होनी चाहिए। सीखना गैर प्रासंगिक होता है, शिक्षक कक्षा और विद्यार्थियों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, शिक्षार्थी एक दूसरे और शिक्षकों से बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए यही बिल्कुल सही विकल्प है इस क्वेश्चन का, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि थर्ड सबसे परफेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जी हाँ NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। एक भाषावाद की बात तो होती नहीं है, बहुभाषावाद की बात होती है, तो ये गलत हो गया। रटना निगेटिव टैग वर्ड पहले दिखना, पढ़ने की बात ही नहीं है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित निगेटिव है भाई, गलत है। शिक्षार्थियों को सीखने के, तो पढ़ना ही नहीं है, जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड। अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए जो पहले से बच्चा जानता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चा एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि एक चक्रीय ढंग से सीखते, ये भी बात सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन और कारण दोनों सही हैं। जी हाँ, कथन और कारण दोनों सही है, बट बशर्ते शर्त इसमें यह है कि वो उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि दोनों भी चार चीज़ें इसमें सही है, क्योंकि बच्चा आपको पता है कि वह रैखिक तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय तरीके से, जो चक्रीय तरीके इस तरीके से बच्चा वह सीखता है। तो इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा कक्षा, चर्चा और अन्य किन किन गतिविधियों का भाग लेना चाहिए? रचनात्मक और हतोत्साहित, अर्थपूर्ण हतोत्साहित। तो हतोत्साहित जहाँ दिख रहा है वहाँ काट दीजिए, पहले उसको हम काट दीजिए क्योंकि हतोत्साहित गलत है, निगेटिव टैग वर्ड, उसको लेना नहीं है। तो ये भी गलत है, देखिए अर्थहीन, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ पर जो है विकल्प नंबर तीसरा है, सहयोगात्मक और प्रोत्साहित। ये दोनों बात बिल्कुल पॉजिटिव हैं, इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। MS वर्ड 2007, यह कंप्यूटर तकनीकी का यह प्रश्न है कि MS वर्ड 2007 के सेल वर्टिकल अलाइनमेंट के समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टी के विंडो में किस टाइप का प्रयोग किया जाना चाहिए? कॉलम का, सेल का, टेबल का या रो का? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर 2, सेल का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है MS एक्सेल निम्नलिखित फीचर में से किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल को कंटेंट केंद्र रखने के लिए किया जाता है? रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट टेबल? इस प्रश्न का तो सही जवाब फ्रेंड, मतलब आप मिलाने की बात कर रहे हैं तो मर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो मर्ज एंड सेंटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट कराने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए किया जाता है? स्टेटस बार का, रूलर बार का, टाइटल बार का या टास्क बार का? जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने हैं। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। जी हाँ, किसका हम लोग उपयोग करते हैं? टेक्स्ट को एक पंक्ति में टैब स्टॉप करने के लिए हम लोग रूलर बार का यूज करते हैं। विकल्प नंबर सेकंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है MS एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग गणना, काउंट और औसत जैसी चीज़ों में किसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? स्टेटस बार को, मेन्यू बार को, टूल बार को या टाइटल बार को? बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो फ्रेंड, तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का उपयोग गणना और औसत जैसी नई चीज़ों के लिए स्टेटस बार को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। विकल्प नंबर 5 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 प्रिंट प्रीव्यू विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही में नहीं मिलता है? फॉर्मेट सेंटर, जूम, ऑप्शन या ओरिएंटेशन? तो जो सही नहीं मिलता है फ्रेंड वह है आपका विकल्प नंबर फर्स्ट। फॉर्मेट प्रिंटर का यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं होता है, उस प्रीव्यू में कोई भी विकल्प नहीं दिखाता है, इसलिए फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है यदि गणित की कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में गणित की कक्षा में शिक्षक एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर तो भेज नहीं सकते, जो सही जवाब विकल्प नंबर तीसरा है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से जवाब आपके 100% सही होंगे। आगे पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं शैक्षिक संस्थाओं के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से या छात्रों के मानसिक विकास से। तो ये पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं वह किसके विकास से संबंधित होती हैं? आपका आंसर कमेंट करके बताना है फ्रेंड। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखे बनाई जाती हैं, इसलिए विकल्प नंबर दूसरे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। विकल्प नंबर सेकंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? कोहलर ने किया है, स्किनर ने भी किया है,
BS ब्लूम ने नहीं किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। जो नहीं किया है फिर नहीं की पूछा जाए तो BS ब्लूम ने नहीं किया है, बाकी इन सभी ने पता दिया है सिद्धांत, आप सभी लोगों को पता होगा। कोहलर ने इनसाइड थियरी, स्किनर ने अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत और थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो सभी लोगों ने दिया है। जिन्होंने नहीं दिया वो है BS ब्लूम। नेक्स्ट है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अवरोधन पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो अवरोधन का जो तात्पर्य होता है वो होता है आपका किसी बालक का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय तक रहना ही अवरोधन का तात्पर्य होता है। इसलिए विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान किस में होता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में, या प्रदर्शन कौशल में? तो प्रस्तावना कौशल में फ्रेंड आपको भी पता है, प्रस्तावना कौशल में ही पूर्व ज्ञान का जो है संप्रत्यय आता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, या फ्रेंड देखिए आप आपके सामने देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए NCERT बेस्ड जो हमारे नोट्स हैं जिसकी पर चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे की है, उसमें देखिए किन किन सब्जेक्टों के नोट्स आपको मिल सकते हैं। देखिए ये SSC, BEO, UP SSC, UP PET, पुलिस, RO, लोअर PCS, UP टेट, C टेट, सुपर टेट और UP PGT, UP TGT और PGT। इसमें देखिए PGT भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि UP TGT के साथ PGT के भी नोट्स आप अवेलेबल हैं। ये जो नोट्स होते हैं फ्रेंड NCERT किताबों का पूरा निचोड़ है, जो भी NCERT नोट्स आप पढ़ेंगे उसका पूरा निचोड़ है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम पे आधारित पूरी तरीके जो भी आपका सिलेबस परीक्षा के लिए बनाया गया है, जो भी मतलब ऑफिशियल सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग है। महत्वपूर्ण की पॉइंट के साथ हैं, स्पेशल हैंड रिटन है पूरा तरीके से, मतलब खुद से जो है नोट्स के फॉर्मेट में बनाया गया हैंड रिटन है, और ये सरल भाषाओं का प्रयोग करके सभी किताबों का एक निचोड़ के रूप में तैयार किया गया है। इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करके सिंपली जो है आप इस नोट्स से संबंधित सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है? देखिए कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया का मतलब होता है यह निरंतरता का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का नहीं है, एकीकरण का भी नहीं है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ निरंतर चलती है तो कभी भी समाप्त नहीं होती है, तो ये विकास जो है वह निरंतरता का सिद्धांत है। इसलिए विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? A 86वें, B 25वें और D 52वें और नंबर D है इसका 22वें। तो किस संविधान संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो आप सभी को पता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 मतलब आर्टिकल 20 में आर्टिकल 21 एक नया अध्याय जुड़ा जिसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में बन गया। इसलिए विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो या सिम्पसन या विलियम जेम्स? तो अभिप्रेरणा के बारे में पूछा जा रहा है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक के तौर पे किसका नाम प्रमुख है? तो आपको पता है कि जब अभिप्रेरणा की बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है, तो मैकडूगल इज द राइट आंसर। मैकडूगल इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। और लास्ट है, विकास की किस अवस्था को कोलन ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या किशोरावस्था को? तो बाल्यावस्था को कोलन ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, कीप वॉचिंग।